नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं कमांडर संदीप धवन, who obviously is a active pilot right now। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ये जो एक क्रैश रिसेंटली हुआ है, व्हाट हैपेंड हियर? इज देयर समथिंग दैट वी कैन लर्न आउट ऑफ दिस एज जस्ट पीपल? बिकॉज़ देश में जो होता है हमको समझना चाहिए, सो दैट वी डोंट फॉल फॉर प्रोपेगेंडा। सबसे पहले तो वही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या इस पूरे अहमदाबाद के इंसिडेंट के अंदर। सर जी, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू द शो। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। बहुत ही एक्चुअली गंभीर सा टॉपिक है और आई एम एक्चुअली मैं उस समय माले में था और जब मेरे को ये न्यूज़ मिली थी तो आई वाज टेकन अबैक। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जब मेरे को स्टाफ ने आके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है तो ये बहुत ही एक गंभीर दुर्घटना है। भारत के इतिहास में भी कह लीजिए वन ऑफ द बिगेस्ट है। हिस्ट्री में भी अगर आप उठा लेंगे तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, इतना बड़ा क्रैश बहुत ही कम हुए हैं। तो एक बहुत ही दुखद बात है ये। और मतलब माय हार्ट गोज टू all those families, all those people on ground in the aircraft who have lost their life because इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। तो ये जो भी बात हम लोग करेंगे, ये जस्ट जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उनको लेके करेंगे कि भाई क्या है हमारे सामने अवेलेबल। और ना तो ये किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति विशेष को, या ना किसी कंपनी को की तरफ पॉइंट करने की कोशिश की जाएगी इसमें, ना ही जस्ट प्लेन एनालिसिस कि क्या क्या होता है एविएशन इंडस्ट्री में और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि जो रियल फैक्ट आएगा, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, तो उसके बाद ही जो रियल स्टोरी आएगी। हालांकि आई एम नॉट अवेयर कि एयर इंडिया के क्या सिस्टम्स हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं उनको कुछ कुछ ऑलरेडी अपडेट मिल चुकी होती है। बिकॉज आजकल जिस तरह से वॉर में नेटवर्क सेंट्रिक वॉर है तो ऑल दी सिस्टम्स आर कनेक्टेड, इसी तरह से एविएशन में भी सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। एयरक्राफ्ट आर कनेक्टेड विद द कंपनी ऑल द टाइम, तो कुछ कुछ डेटा उनको मिलता रहता है। और किसी तरह का अगर कोई फेलियर होता है, कंपनी को कई बार पता लग जाता है, इनफैक्ट बिफोर द फेलियर इज अबाउट टू हैपन। इतने एडवांस सिस्टम्स हो गए हैं आजकल। बट हाँ, ये जो पूरी दुर्घटना हुई है ये स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में हुई है। तो उसमें ना तो कोई आपको इन्फॉर्म करने का टाइम है, ना डिसीजन मेकिंग का टाइम है। तो इट इज अ वेरी वेरी टाइट थिंग। तो याद रखिए कि ये लिफ्ट ऑफ होने के बाद जो लोगों ने गणना की है, अनुमान लगाया है कि अराउंड 32 सेकंड्स के अंदर क्रैश हो गया है टेक ऑफ करने के बाद। सो विच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। आप पलक झपकाएंगे और 32 सेकंड्स निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट। मोस्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए कि टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स, इनमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि आप ग्राउंड के पास में हैं। आप स्लो या तो हो चुके हैं लैंडिंग के लिए या एक्सेलरेट कर रहे हैं टेक ऑफ के लिए। तो किसी भी तरह का फेलियर जो है ये एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और फिर एनवायरमेंटल चीजें होती हैं, क्योंकि सब जमीन के आसपास ही होती हैं। तो एनवायरमेंटल चीजें जैसे वेदर हो गया, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे वेदर वगैरह की, तो ये भी जो है बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और लोकेशन ऑफ द एयरफील्ड वो बहुत इम्पैक्ट करती है। तो जैसे टेम्परेचर हो गया, एलिवेशन हो गया एयरफील्ड का। हाई टेम्परेचर है तो एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होएगी, क्योंकि इंजन उतना थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जितना कि ये कोल्ड वेदर में प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर हाई एलिवेशन पे आप चले गए तो हालांकि आपको कोल्ड वेदर मिल रहा है, लेकिन एयर थिन हो जाती है। जैसे आप लद्दाख जाइए कभी, तो वहां लोगों को ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एयर थिन है तो उसमें ऑक्सीजन कम है। सो पूरा जो इंजन का जो पूरा अंदर का सिस्टम, मैं आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा कि लोग समझ सकें। तो बहुत ही बिल्कुल लेमन टर्म में बात करूंगा, कोई एविएशन की ऐसी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूंगा मैं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेट अस कम एंड सी स्टेज बाय स्टेज देखते हैं
कि कैसे एक एयरक्राफ्ट जाता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होती है, उसको टेक ऑफ कैसे करते हैं और कहाँ-कहाँ गलतियां हो सकती हैं। जस्ट नॉट दिस एक्सीडेंट, बट इस एक्सीडेंट में भी उससे आप रिलेट कर पाएंगे उसके साथ-साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसमें क्या कोई मेजर मेंटेनेंस हुई थी इस एयरक्राफ्ट की? क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई मेजर मेंटेनेंस होती है, एयरक्राफ्ट से बाहर आता है, तो कई बार कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल 100% उस मजबूती पे नहीं होती हैं, बिल्कुल क्योंकि उसके बाद आप जैसे आप कार भी अपनी देते हैं सर्विसिंग के लिए, तो आप एक बार कार को ले लेते हैं, वापस घर आते हैं तो कहते हैं ओह यार ये भाई ये तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा आवाज इधर से कर रहा है या अभी भी आपने ठीक से नहीं हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। बहुत सारे हमारे चेक्स एंड प्रोसीजर सिस्टम्स होते हैं मेंटेनेंस वालों के भी, लेकिन कभी कभी रह जाता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि इट हैज कम आउट ऑफ अ मेजर मेंटेनेंस, क्योंकि इसके पहले भी ये फ्लाइट्स कर चुका है। तो अगर कोई एक आध छोटी मोटी चीज होती भी है तो वो उसको ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिया गया होता है। तो मेंटेनेंस का एज सच कोई इशू नहीं है। फिर आता है कि भाई चलिए एयरक्राफ्ट आपको प्रेजेंट कर दिया गया, तो कुछ लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि फ्यूल कंटेमिनेशन, क्योंकि फ्यूलिंग होती है एयरक्राफ्ट की। इसमें 100 टन्स ऑफ फ्यूल था, तो बहुत ज्यादा फ्यूल था इसमें। तो याद रखिए कि जो फ्यूल होता है जो भी उसके दो टेस्ट होते हैं जिससे कंटेमिनेशन का पता लग जाता है। एक तो उसमें वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है या कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनके बारे में जो इंजीनियर होता है, जो टेक्नीशियन होता है, प्लस जो भी सप्लाइंग एजेंसी है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया या भारत पेट्रोलियम हो गया, जो भी सप्लाई कर रहा है, वो मिलके उसका टेस्ट करते हैं। और विदाउट फेल हर एयरक्राफ्ट में, जबकि इस जो फ्यूलिंग वाले हैं इनका टेस्ट अपना ऑलरेडी कर चुके हैं, अपनी कंपनी में हमेशा करते हैं और डेली करते हैं। लेकिन जब एयरक्राफ्ट के पास आते हैं वहां दोबारा टेस्ट होता है, उसको इंजीनियर देखता है, उसको टेक्नीशियन देखता है, चेक करता है। और उसके अलग अलग सिस्टम्स हैं कि वो कलर, अगर उसमें पानी है तो वो कलर चेंज हो जाएगा। सेडिमेंट टेस्ट होता है और उस टेस्ट को पास करने के बाद ही फ्यूलिंग शुरू होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की। तो 100% इस एपिसोड में भी, इसमें भी एयरक्राफ्ट में जो फ्यूलिंग की गई है वो की गई होगी, चेक टेस्टिंग की गई होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, लोग, बहुत सारे लोग सैबोटाज की बात कर रहे हैं, तो एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई आदमी इन्वॉल्व होते हैं। इट इज लाइक कि जैसे वो न्यूक्लियर कोई अगर डिवाइस है उसको असेंबल करना होता है, तो उसके लिए 2 मैन और 3 मैन वाली थ्योरी होती है उसमें, कि 2 लोग या 3 लोग जो है उसमें पंच इन करेंगे कोड। उसी तरह से यहाँ पे 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तो दैट इज द फैक्ट अबाउट फ्यूल। फिर आता है कि भाई लोग आ गए, पैसेंजर्स आ गए एयरक्राफ्ट में, पायलट्स भी आ गए एयरक्राफ्ट में, उन्होंने ऑलरेडी अपने सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है और दे हैव फाउंड इट टू बी करेक्ट। अगर नहीं करेक्ट है तो वो उसको बताया जाएगा इंजीनियरिंग को या जो भी कंपनी के जो कमर्शियल लोग हैं उनको। तो इंटरेक्शन कहाँ होता है पायलट का इन दोनों से? पायलट का इंटरेक्शन होता है जब फ्यूलिंग खत्म हो जाती है, पूरी जो सर्विसिंग का एक शेड्यूल होता है जिसमें वो ऑयल चेक करते हैं, उसमें वेरियस अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो चेक करते हैं। वो इंजीनियर्स जो होते हैं ये भी चेक करते हैं कि कोई पीरियोडिकल मेंटेनेंस या कोई ऐसी कोई चीज जो नहीं रह गई है। फिर कुछ कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं, जैसे कि कोई छोटी मोटी जो कमी होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। इट्स लाइक दिस कि आपकी कार का व्हील कुछ नॉइज कर रहा है, आपने उसको चेक कराया है, तो आपको मैकेनिक बताता है कि भाई ये नॉइज कर रहा है, ऐसा इसकी बॉल बेयरिंग है जो आप थोड़े समय बाद चली जाएगी, आप इसको चेंज करा लीजिएगा आफ्टर एक आध महीने के बाद। तो उसी तरह से एयरक्राफ्ट में भी होता है, उसको मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट कहते हैं। तो उसके बिना एयरक्राफ्ट फ्लाइट नहीं कर सकता है। तो वो पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं और सालों साल से बने हुए हैं और बहुत सटीक सिस्टम्स हैं ये। तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है कि आप मिस्टेक कर पाएंगे। आप इंजीनियर के साथ दो राय लेके, आप अपने कलीग के साथ दो राय लेके और कंपनी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं।
तो बहरहाल अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इसमें कोई शॉर्टकमिंग थी और जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। नाउ जो दूसरा इंटरेक्शन होता है आपका, जो कंपनी के जो कमर्शियल वाले लोग होते हैं, जो कि पैसेंजर हैंडल कर रहे होते हैं, लगेज हैंडल कर रहे होते हैं, और वो आपको देते हैं लाके पूरी लिस्ट लाके देते हैं कि भाई जो पीछे कैबिन क्रू होती हैं उनको पैसेंजर्स की लिस्ट मिलती है और पायलट्स को मिलती है कि आपके पास कितने पैसेंजर्स हैं, उनका क्या वेट है, और उनके तो जैसे इसमें लगभग 242 माइनस जो क्रू लगा लीजिए, वो थे। तो और अब हर आदमी का कोई वेट, आप हम लोग सब लोग ही ट्रैवल करते हैं, तो कभी आपका कोई वेइंग स्केल पे खड़े करके आपका वेट तो चेक किया गया नहीं है। तो इंडिविजुअल का जो वेट होता है वो एक अंदाजे के हिसाब से एक एक रफ फिगर होता है, उसको लगा दिया जाता है, और आपका जो जनरली अबाउट 85 केजी या ऐसे लगाते हैं, प्लस आपका जो चेक इन लगेज है उसका तो एक्चुअल वेट है, उसका लगाते हैं। तो उसको करके फिर एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी वेट होता है, फिर फ्यूल होता है, इन सबको ऐड करके एयरक्राफ्ट का मेजर जो कंप्लीट वेट होता है उसको आपको बताया जाता है उसमें, और आप उसको चेक करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से, क्योंकि आप जब आप अपने ऑफिस में आते हैं, जिसको डिस्पैच ऑफिस कहा जाता है, वहां आते हैं तो आपको ऑलरेडी अंदाजा दे दिया गया है कि भाई इस एयरक्राफ्ट का इतना वेट होएगा। तो उसमें भी बहुत ज्यादा गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर बाय मिस्टेक अगर आपको किसी ने फिगर गलत दे भी दिया, तो आप क्रॉस चेक करेंगे कि भाई ये आपने तो 200 टन कहा था, तो ये 215 कैसे हो गया या 210 कैसे हो गया, बिकॉज अकॉर्डिंगली आपको एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेना पड़ेगा अगर वो सही चेंज है, और अगर मिस्टेक है तो आप इमीडिएटली पकड़ लेंगे भाई इतना चेंज कैसे हो गया। बहरहाल इसके बाद आप ये सारा आपने एक्सेप्ट कर लिया, और ऐसी बात नहीं है कि गलतियां नहीं हुई हैं, इस तरह की गलतियां हुई हैं जिसमें आपको रॉन्ग वेट दिया गया है, और या कह लीजिए कुछ कार्गो नहीं आया था वो बाद में आगे डाल दिया गया है, या कार्गो आया नहीं तो वेट कम हो गया। तो वेट कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वेट ज्यादा हो गया और आपने उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं की तो एक समस्या आ सकती है। तो ये आप पकड़ सकते हैं अगर आप करेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो आपके जो कमर्शियल स्टाफ है जो आपको लेके आए हैं, और आपने उनको चेक किया और बताया कि भाई आपने तो पहले ऐसे बताया था, तो ये एकदम से चेंज कैसे आ गया, क्योंकि आपको अंदाजा ऑलरेडी है कि कितना वेट है। फिर उसको आप जो है एयरक्राफ्ट में एक कंप्यूटर होता है उसके अंदर डालते हैं, और एंट्री करने के बाद उसको क्रॉस चेक करता है। तो जो एक पायलट फ्लाई कर रहा होता है, और एक पायलट उसको कहते हैं मॉनिटरिंग कह लेते हैं, या तो हम लोग इसमें रखेंगे लेट्स से कैप्टन, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर। ओके, सो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो फर्स्ट ऑफिसर जो है उसको आप उसको बताते हैं, और वो उसमें उसकी एंट्री करते हैं। तो इट इज अ डबल चेक कि आप उनको बता रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, फिर आप उनको उसको कहते हैं जो पूरा ये एक लिस्ट आई होती है उसको कहते हैं लोड एंड ट्रिम शीट, वो आप फर्स्ट ऑफिसर को देते हैं। तो आपने जो उनको बताया होता है वो फिगर्स दोबारा चेक करते हैं कि कोई मिस्टेक एंट्री में तो नहीं हो गई है। तो इस तरह से हर चीज जो है उसका एक डबल या ट्रिपल चेक होता है, चाहे वो आपकी डेटा एंट्री है, चाहे वो एयरक्राफ्ट को कोई सिस्टम है उसमें रिडंडेंसी, वो डबल ट्रिपल ऐसे ऐसे रिडंडेंसी होती है, मतलब कि अगर कोई एक फेलियर हो गया तो दूसरा सिस्टम उसको टेक ओवर कर लेगा। तो ये बात जो है आपको समझनी चाहिए कि ये गलत होने का चांसेस कम है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपकी एंट्री गलत हो जाए, लेकिन आप उसको पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं, डबल सेकंड चेक में और थर्ड चेक में कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेंगे। फिर आप टैक्सी करते हैं, तो आप निकल गए और आप जा रहे हैं। नाउ आपने जाने से पहले ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर कर दूं, स्पेकुलेशन हो रहा है कि वो आधे रनवे से टेक ऑफ कर गए थे, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन डिपार्चर। तो एक्सक्यूज मी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ये फुल लेंथ से डिपार्चर हुआ है, क्योंकि लोगों ने क्या देखा कि एक रडार 24 करके एक ऐप है, उस पे देखा, उन्होंने कहा रे तो रनवे के बीच से चला गया। क्योंकि जो अहमदाबाद जहाँ पे मैं काफी लैंडिंग करता रहता हूँ, अभी 3 दिन पहले ही वहां पे था,
तो वहां पे जो टैक्सी ट्रैक जाता है वो फुल लेंथ तक अभी तक नहीं जाता है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हाफ वे थ्रू तक जाता है। उसके बाद आप रनवे के एंटर करते हैं और फिर बैक ट्रैक करते हैं। लेकिन जो लोगों ने जो देखा इसमें वो रेडार 24 जो है वो उसमें डिले होता है एज पर रेडार 24 ऑल्सो 4 मिनट के आसपास का कुछ डिले होता है पूरा दिखाने में। तो लोगों ने जो उसकी पहले का फिगर देख लिया और उसको कहा कि तो रेडार 24 ने उसको क्लैरिफाई भी किया कि नहीं, ये इंटरसेक्शन डिपार्चर नहीं था, ये रनवे के बीच से डिपार्चर नहीं था, और ये फुल लेंथ डिपार्चर करने के लिए गए थे। तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने फुल लेंथ लिया है, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है कि आपने फुल लेंथ की प्लानिंग की थी, लेकिन आपको एकदम से एटीसी से प्रेशर आ गया कि आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपका डिले हो जाएगा। तो आप जो इंटरसेक्शन डिपार्चर होता है वहां से लाइन अप करके चले गए, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि फिर क्या होगा, क्योंकि आपको रनवे पे उतनी देर ही दौड़ना है, जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे पे उतनी देर ही चलेगा, चाहे आप कहीं से भी टेक ऑफ करें। तो अगर आप रनवे के शुरू से करेंगे तो आप लेट्स से मिडिल ऑफ द रनवे टेक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन अगर आप मिडिल ऑफ रनवे से टेक ऑफ करेंगे तो आप एंड ऑफ रनवे टेक ऑफ करेंगे। तो आपको पता लग जाएगा जैसे ही आप रनवे के आसपास जा रहे हैं, आपको एकदम से आपकी गलती का एहसास हो जाएगा। और ये गलती भी लोगों ने की हुई है, लेकिन इस जो पूरे जो व्याख्यान है इसमें कहीं पे भी ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने फुल लेंथ लिया है। फिर आती है बात कि भाई टेक ऑफ थ्रस्ट की। ओके, तो टेक ऑफ थ्रस्ट जो होता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ आप कैलकुलेट करते हैं। उसमें जो वहां पे प्रेशर होता है, वहां पे जो एयरफील्ड जो है वहां पे टेम्परेचर होता है, आपका वेट क्या है। तो अगर आपका वेट कम है और चीजें सब कुछ ठीक चल रही हैं, आप कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, खुद मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते, करते थे हम लोग पहले कुछ समय तक, लेकिन आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो वो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको कंप्यूटर बताता है कि भाई आपको फुल थ्रस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फुल थ्रस्ट लेंगे, इट इज लाइक दिस कि अपनी कार को आप एक्सीलरेटर दबा के हमेशा चलाते रहें और फिर ब्रेक भी मारते रहें, तो इनएफिशिएंसी, बेसिकली इनएफिशिएंसी आ जाती है। तो आप उसको कहते हैं रिड्यूस थ्रस्ट कहते हैं, उसको डीरेटेड भी कहते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं और अलग अलग उसके मीनिंग्स भी हैं, तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो वो जो है आप उसका थ्रस्ट कम लेके चलते हैं, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, और कई सारे उसके फायदे हैं। तो आप रिड्यूस्ड थ्रस्ट लेके जाते हैं और टेक ऑफ करते हैं। अब इसमें आ जाता है कि अगर आपने इस कैलकुलेशन में कहीं कुछ गलती कर दी, तो भी आप लेट अस से आप ने जो 2000 मीटर्स की लेंथ में टेक ऑफ करना था, हो सकता है 2001 में 100 में करें, 2200 में करें टेक ऑफ, और बहुत ज्यादा गलती हुई, जैसे आपको मैंने बताया कि आपने इंटरसेक्शन डिपार्चर कर दिया, फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फुल थ्रस्ट ले सकें, और वो फुल थ्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। याद रखिए कि एयरक्राफ्ट का एक इंजन केपेबल है आपको टेक ऑफ कराने के लिए फुल वेट के साथ, तो दो इंजन तो बहुत ही ज्यादा सक्षम है। तो ये एक बात आ जाती है कि भाई अगर थ्रस्ट गलत लिया है या नहीं लिया है तो आपके पास ऑप्शन है। तीसरा, लोग बातें कर रहे हैं कि आप एयरक्राफ्ट जो था वो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आप टेक ऑफ से पहले फ्लैप्स सेलेक्ट करते हैं। फ्लैप सेलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्लो स्पीड पे आपका जो एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है उसका अगर कर्वेचर आप बढ़ा देंगे तो आपको लिफ्ट ज्यादा मिलेगी। तो लिफ्ट ज्यादा मिलेगी एट स्लो स्पीड, वो आपको हेल्प करेगा टेक ऑफ करने में। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम इसको यहीं पे लिमिटेड रखेंगे। तो अगर आपने बाय मिस्टेक, ये भी हो सकता है कि आपने बाय मिस्टेक फ्लैप्स नहीं सेलेक्ट किए या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन की चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि फ्लैप की बहुत बातें कर रहे हैं लोग तो इसलिए बात करेंगे। तो अगर आपने बाय मिस्टेक फ्लैप्स नहीं सेलेक्ट किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेकलिस्ट करते हैं, उसमें चेक करते हैं, 2 बार चेक करेंगे उसको कि आपने फ्लैप सेलेक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। तीसरा,
आपको एयरक्राफ्ट खुद बता देगा। जो एयरक्राफ्ट आजकल हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो एयरक्राफ्ट आपको खुद बता देगा कि भाई आपने फ्लैप सेलेक्ट नहीं किए हैं, और वहां पे आपके सामने रेड कलर की वार्निंग लाइट फ्लैश करेगी, हॉर्न साउंड आ जाएगा पौ 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 करके, और आपको हर तरीके से बताया जाएगा। तो अनटिल अनलेस आप दोनों ही, एक दो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ही इग्नोर करना चाहते हैं उसको, और वो लाइट भी चल रही है, हॉर्न भी चल रहा है, और आप टेक ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये गलती भी हम खारिज कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। अब आते हैं टेक ऑफ की तरफ। तो टेक ऑफ जो है, एज पर जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने उसको एनालाइज किया है और जिन्होंने वीडियो देखा है, कि भाई टेक ऑफ टाइम पे हुआ है, सही एटीट्यूड के साथ हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। अभी फुल एनालिसिस कि भाई कितना लेंथ ली उन्होंने रनवे की और क्या हुआ, ये तो केवल जो ब्लैक बॉक्स है उसके बाद ही आ सकता है, पता लग सकता है कि क्या हुआ है। तो टेक ऑफ के बाद अब कह रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो गया। तो यस, जो अहमदाबाद है वहां पे बर्ड्स काफी होती हैं, और उसका मेनेस है, लेकिन वो बर्ड्स जो होती हैं वो काइट चील कहते हैं जैसे, उस तरह की होती हैं। और लेकिन वहां रनवे पे क्या होता है कि बर्ड वॉचर्स होते हैं, तो वो एटीसी से कनेक्टेड रहते हैं, और वो उनको बता देते हैं कि यहाँ पे एक जो है बर्ड्स का जो एक ग्रुप है ये घूम रहा है। तो फिर उसको वो फायर करके, डरा के, फ्लेयर चला के उसको भगा देते हैं, और तब तक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करता है। तो बर्ड हिट जब भी होती है, स्पेशली हमारे रीजन में, तो एक बर्ड या दो बर्ड या छोटी बर्ड है तो तीन चार बर्ड्स आपको हिट करेंगी। कोई विंग पे हिट कर जाएगी, कोई आपके विंड स्क्रीन पे हिट कर जाएगी। तो एक आध हो सकता है इंजन के भी चली जाए, लेकिन ये नहीं है कि दोनों इंजन्स के अंदर चली जाए और बहुत सारी 15-20 बर्ड्स चली जाएं। वो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो कि वहां की एटीसी से रिपोर्ट्स मिली हैं और जो बर्ड वॉचर से रिपोर्ट मिली है कि उसमें ऐसी कोई बर्ड वहां पे नहीं थी। तो बर्ड का जो एक सीक्वेंस है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात आ रही है कि ड्यूल इंजन फेलियर हो गया है ना। बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग कि ड्यूल इंजन फेलियर हो गया। तो हमने फ्यूल कंटेमिनेशन निकाल दिया, हमने बर्ड हिट निकाल दी, जैसे जो हडसन रिवर जो क्रैश हुआ था, और जो उन्होंने डिचिंग की थी वहां पे। सो उसमें दोनों इंजन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स चली गई थी, और पूरा फ्लॉक ऑफ बर्ड जो था वो चला गया था। तो इसीलिए ऐसा कुछ हुआ था। अदरवाइज ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि दोनों इंजन फेल हो जाए और एक ही टाइम पे हो जाए। ये याद रखिए आप, कि दोनों इंजन फेल हो जाएं और एक ही टाइम फेल हो जाएं फॉर सम अदर रीजन, लेट्स से बर्ड के अलावा भी। तो बहुत ही मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में ऐसा चांस आएगा कि ये इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, वो भी आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। वन इंजन फेल हो सकता है फॉर एनी रीजन, लेट्स से मैकेनिकल रीजन, और सम एनीथिंग विच कैन हैपन। ओके, तो एक इंजन फेल होने के काफी चांसेस होते हैं, लेकिन जो वीडियो का एनालिसिस लोगों ने किया है उसमें ऐसा, क्योंकि अगर एक इंजन फेल होएगा तो एयरक्राफ्ट जो होता है दूसरी तरफ ना ऑपोजिट साइड पे रोल या यॉ कर जाएगा, मतलब कि घूम जाएगा। तो उसको फिर पायलट कंट्रोल कर लेते हैं अपने कंट्रोल्स के साथ जो उनके पास उपलब्ध होते हैं। तो लेकिन हल्का सा यौ दिखेगा, तो अब इतना एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दो तरह की वीडियोज अवेलेबल हैं। तो उसमें कोई ऐसा मेजर यौ या मेजर टर्निंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग ऐसी कुछ दिख ही नहीं है। लेकिन जो मेड ए कॉल दिया है पायलट्स ने, वो एक उसके ऊपर गौर बहुत इंपॉर्टेंट है करना। क्योंकि जो उन्होंने मेड ए कॉल दिया है, उन्होंने कहा है मेड ए का मतलब होता है कि आप बहुत बड़े संकट में। तो अगर आप छोटे संकट में होते हैं तो आप कहते हैं उसको पैन पैन। अगर आप बड़े संकट में होते हैं कि फायर हो गई है या एयरक्राफ्ट क्रैश करने वाला है, इस तरह का संकट या लाइकली है ऐसा, तो आप मेड ए कॉल देते हैं। तो उन्होंने मेड ए में कहा है कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर,
अनेबल टू लिफ्ट। ओके, तो ये इसके ऊपर बाद में एनालिसिस किया जाएगा कि ये उन्होंने कॉल क्यों दी। क्या कोई और रीजन था कि सच में एक इंजन फेल हो गया था या पार्शियल पावर हो गई थी। याद रखिए कि एक स्टार्टल्ड इफेक्ट आता है। ओके, स्टार्टल्ड इफेक्ट का मतलब है कि जैसे एकदम से आप कार में अपने जा रहे हैं और एकदम से कोई पत्थर मार दे आपको, तो एकदम से आप चौंक के इधर उधर देखेंगे कि भाई ये क्या हुआ। ओके, उसको कहते हैं स्टार्टल्ड इफेक्ट। तो इसी तरह से स्टार्टल्ड इफेक्ट जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो एयरक्राफ्ट में भी आ सकता है, लेकिन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, रेगुलरली ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल में 2 बार वो चेक पे जाते हैं, उसमें उनके हर तरह का चेक होता है उसमें, तो जिससे कि आपका स्टार्टल्ड इफेक्ट आप ना होए, आप यूज्ड टू हो जाएं। इट्स लाइक दिस कि अगर आप एक नॉन मिलिट्री आदमी हैं और आपके सामने एकदम से गोली चलाए दे तो आप चौंक जाएंगे, घबरा जाएंगे, ये हुआ क्या। लेकिन एक जो मिलिट्री ऑफिसर है, मिलिट्री जवान है, अगर उसके आसपास गोली चलेगी तो वो रोज सुनता है, प्रैक्टिस करते हैं, जाके वो फायरिंग करते हैं, तो उसको स्टार्टल्ड इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना कि एक नॉर्मल आदमी को आएगा। सो दैट इज व्हाट मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्टल्ड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग आपको वो सिखा देती है कि हाउ टू गेट ओवर इट। तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि या तो 2-4 चीजों का सीक्वेंस हुआ है जिससे पायलट्स जो हैं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। अब क्या क्या हो सकता है, लेट अस से कि, और इससे रिलेटेड नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें मुझे नहीं पता सच में कि क्या हुआ है, वो डीएफडीआर के बाद ही होगा। तो मैं एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक बात आपको बता रहा हूं कि लेट अस से कि आपने एक पायलट जो था, एक एयरक्राफ्ट जो था, उसने रॉन्ग थ्रस्ट का सिलेक्शन किया। ओके, जो कि उसके वेट से मैच नहीं करता था, या उसने जैसे कि पहले बताया कि भाई सेंटर ऑफ द रनवे से ही टेक ऑफ करने की कोशिश की, थिंकिंग की सेंटर का कैलकुलेशन किया हुआ है उन्होंने पूरे थ्रस्ट वगैरह का, लेकिन जबकि फुल लेंथ का किया हुआ था। तो क्या होएगा, आप जहां पे आपने टेक ऑफ करना है सही टाइम पे टेक ऑफ नहीं करेंगे, आप देखेंगे रनवे खत्म हो रहा है और फिर आप टेक ऑफ करेंगे। ओके, हो सकता है पूरा ही आप पावर भी ले लें उसमें, उसको ओके, उसको कहते हैं टोगा। तो आपने पूरी फुल पावर जो एयरक्राफ्ट की वो भी ले ली। नाउ दिस थिंग कैन प्ले ऑन योर माइंड। याद रखिए, साइकोलॉजी जो है, एविएशन साइकोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आदमी का दिमाग जो है एविएशन में कैसे काम करता है, इसके ऊपर बहुत साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। तो एक पीछे वाली घटना, जैसे प्लेयर्स को, जैसे आप अगर स्पोर्ट्स में हैं, आपको बताया जाता है कि अगर आपने एक पॉइंट लूज कर दिया, उस पे नहीं आप टिक जाइए, आप अगले पॉइंट पे आइए, उसको कैसे जीतना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर आपसे कुछ मेजर कुछ चीज छूट गई है और वो आपके दिमाग में चलेगी, ओ शिट मैंने ये कर दिया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इवेंट आता है, लेट्स से आपने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद उसके बाद लेट्स से आपका एक इंजन भी फेल हो गया। अब आपके ऊपर वो ऑलरेडी एक बर्डन चल रहा था कि मैंने ये गलती कर दी, और आपको लगेगा ओ मेरे कारण तो नहीं हो गया ये इंजन फेलियर, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी थी और ज्यादा। हालांकि हो सकता है आपकी गलती ना हो, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इस इंसिडेंट की तरफ पॉइंट नहीं करने की कोशिश साइकी, कर रहा हूं। द हाँ, साइक ऑफ, हाँ। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे एविएशन साइकोलॉजी जो है वो काम करती है। सबने देखा कि इस एयरक्राफ्ट ने जब टेक ऑफ किया, तो टेक ऑफ करने के बाद सबसे पहला एक्शन होता है, जो को पायलट होगा, फर्स्ट ऑफिसर होगा, वो आपको कहेगा, डिपेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट, अलग अलग एयरक्राफ्ट की अलग अलग फिलॉसफी होती है, या तो आपको कहेगा पॉजिटिव क्लाइम या पॉजिटिव रेट, मतलब कि भैया एयरक्राफ्ट जो है जा रहा है, धरती से ऊपर उठ रहा है, इट इज गोइंग अवे, और उसका एक करेक्ट कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखते हुए वो ऐसा कॉल देगा आपको। जब वो कॉल देगा, आप उसको कहेंगे लैंडिंग गियर अप।
ओके, लैंडिंग गियर जो भारत इसके नीचे जो पहिए लगे हुए हैं वो उनको उठाएगा। तो उसका एक लीवर होता है, उससे वो उसको ऊपर उठा लेगा। तो ये 50 फुट से 100 फुट के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट स्टेबलाइज हो गया होता है, उसकी करेक्ट स्पीड, करेक्ट क्लाइंब रेट सब कुछ हो जाता है और वो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होता है। तो जो हमने इस वीडियो में देखा है उसमें हमने देखा है कि लैंडिंग गियर कभी रिट्रैक्ट हुए ही नहीं। नहीं। तो जो कहीं से एक फिगर आ रहा है 625 फीट तक एयरक्राफ्ट गया है, कोई कह रहे हैं 825 फीट तक एयरक्राफ्ट गया है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि 625 तक गया है, तो उसमें कोई लैंडिंग गियर की कार्यवाही नहीं हुई है, तो लैंडिंग गियर के ऊपर नहीं जाएगा। शायद हो सकता है कोई फेलियर हो गया हो लैंडिंग गियर का, जिसके कारण लैंडिंग गियर नीचे रह गए हैं, या क्या कुछ और कारण है। तो पायलट जो है उसको रियलाइज करेगा कि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया है, लेकिन याद रखिए कि जब पायलट टेक ऑफ कर रहा होता है तो बाहर ज्यादा देख रहा होता है, अंदर कम देख रहा होता है, लुक आउटसाइड ग्लांस इनसाइड का होता है, और धीमे धीमे ये चेंज होता जाता है और फिर ग्लांस आउटसाइड एंड लुक इनसाइड हो जाता है और फिर कंप्लीटली इनसाइड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो ये उनसे चूक गए लैंडिंग गियर ऊपर करना कि कोई और कारण था, तो वो भी हमें पता लगेगा जब ये ब्लैक बॉक्स आ जाएगा, उसकी सब डाउनलोड करके और एनालिसिस आ जाएगा। तो ये लैंडिंग गियर जो है सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लोगों ने कहा है कि फ्लैप्स जो थे वो नहीं दिख रहे हैं, बट याद रखिए कि जो फ्लैप्स टेक ऑफ के समय जो पीछे के जो फ्लैप होते हैं उसको कहते हैं फ्लैप्स। आगे एक उससे भी बड़ा एक सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट के विंग के ऊपर, उसको कहते हैं स्लैट्स। वो ज्यादा बाहर निकले होते हैं, लेकिन जो क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं, दोनों जो वीडियोस है पीछे से हैं, तो हमें फ्लैप्स हम कह रहे हैं, लेकिन स्लैट्स का हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है। फिर फ्लैप्स जो है क्योंकि टेक ऑफ कर रहे हैं तो वो बहुत ही नॉमिनल सा बाहर आता है। ओके, अगर एयरबस है तो मोस्टली उसको कहेंगे फ्लैप्स 1 पे टेक ऑफ कर रहा है, अगर बोइंग है तो वो फ्लैप्स 5 पे टेक ऑफ कर रहा है। तो मतलब बेसिकली वो इस तरह से करके एंगल पे आते हैं। तो पीछे से लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही हल्की सी सरफेस का मूवमेंट हुआ होता है, तो आप नहीं समझ सकते हैं पीछे से। लेकिन अगर ये वीडियो आगे से होता तो आप इमीडिएटली देख लेते कि उसके स्लैट्स जो है नीचे हैं कि नहीं नीचे हैं। फिर बात आ जाती है कि भाई ये क्या गलती हो गई, और ये हो सकती है। लेट अस से कि आपका इंजन फेल हो गया था किसी एयरक्राफ्ट का, और उस एयरक्राफ्ट में एक स्टार्टर इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि इंजन फेलियर रोज तो नहीं होता है आपका। ठीक है, आप तो आपका इंजन फेलियर हो गया या कुछ और हो गया, क्योंकि अगर बर्ड हिट हुआ होता तो या फ्यूल कंटेमिनेशन होता तो उसके बहुत सारे अलग इफेक्ट्स भी आते हैं, कि जैसे पीछे से स्मोक निकलेगी, या कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं बर्ड हिट के। और इतनी बड़ी अगर कि फेलियर हो गया है तो पीछे से आपको बहुत ज्यादा स्मोक और हो सकता है कुछ स्पार्क्स वगैरह ऐसे दिखेंगे, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा डैमेज होएगा। और अगर कोई मैकेनिकल डैमेज भी होता है इंजन के अंदर, तब भी आपको पीछे से उसके सिम्टम्स दिख सकते हैं, कोई फ्लेम निकलते हुए या कुछ स्पार्क्स निकलते हुए, क्योंकि अगर मैकेनिकल डैमेज है तो उसके जो पार्ट्स हैं वो पीछे आएंगे और दूसरी चीजों को डैमेज करते हुए पीछे से निकलेंगे। और वो भी आप बात कर रहे हैं दोनों इंजन की, इकट्ठे ही दोनों में मैकेनिकल फेलियर हुआ, इकट्ठे ही बर्ड्स घुसी, या दोनों में इकट्ठे ही अंदर कुछ टूटा और बाहर निकला, तो ये ऑलमोस्ट संभव सी बात है। लेकिन इस बात को हम यहाँ पे ही रोक देंगे। तो हो सकता है कि कोई पार्शियल फेलियर हुआ हो, या हो सकता है कुछ टेक ऑफ के समय कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि जो आपके माइंड पे प्ले कर रहा हो। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उसमें प्रीऑक्यूपाइड थे और कैप्टन ने आपको फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि लैंडिंग गियर अप, और उस समय आप फ्लैप्स को ऊपर कर दें। ओके,
नाउ इमेजिन करिए, क्योंकि लैंडिंग गियर जो आप इमीडिएटली हम किस लिए करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ड्रैग एयरक्राफ्ट को कोई दे रहा है चीज, तो वो है लैंडिंग गियर। हुँ, ओके। और फ्लैप्स जो है वो आपको लिफ्ट दे रहा है एट स्लो स्पीड्स। तो आपने लिफ्ट हटा दी, और ड्रैग ड्रैग का मतलब हो गया कि आपके ऊपर जैसे एक पीछे पत्थर बांध दिया गया है एयरक्राफ्ट के, और आपको हुँ, खींचा जा रहा है पीछे की तरफ। ओके, उसको कहते हैं ड्रैग। और लिफ्ट का मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट को ऊपर उठा रहा है, लिफ्ट। जी, जी। और हुँ, एयरक्राफ्ट का वेट नीचे दबा रहा है आपको, लिफ्ट ऊपर। तो अगर लिफ्ट ज्यादा है तो वेट से एयरक्राफ्ट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट कम है तो वेट से एयरक्राफ्ट नीचे आएगा। ओके, ये याद समझिए। और साथ साथ अगर ड्रैग भी है तो आपको वो स्लो डाउन भी कर रहा है, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है, और वेट जो है आपको नीचे लेके आएगा। तो ओके। ये जो मेन चीज है, थ्रस्ट जो है आपको वो आगे लेके जा रहा है। और जितनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी लिफ्ट भी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही आपकी स्पीड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है, तो आप फ्लैप्स भी निकाल देते हैं, क्योंकि आपको हुँ, हायर स्पीड पे जाना है। तो जो एयरक्राफ्ट के जो विंग्स हैं, मॉडर्न एयरक्राफ्ट के, पुराने विंग्स जो होते थे वो उनके बहुत मोटे मोटे विंग्स होते थे। लेकिन आजकल जो है स्लीक विंग्स होते हैं, क्योंकि आप बहुत हाई स्पीड पे जाते हैं। ओके, 85% जो साउंड की स्पीड है उस पे चले जाते हैं। ओके, इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे आप चले जाते हैं। तो अ, ये एक एक संभावना है कि आपसे ये गलती हो गई है, और हिस्टोरिकली ऐसी गलतियां हुई हैं लोगों से। तो इसको अब यहाँ पे रोकते हैं। फिर कुछ लोगों ने बताया कि भैया इसका एक रैम एयर टरबाइन, एक एक अगर हाँ, रैट एक, हाँ, रैट वो नीचे रैट गिर सिस्टम। जाती है हुँ, और वो ओपन हो जाती है। इट इज लाइक अ विंड मिल। ओके, ऐसे चलने लग जाती है। और करके नीचे से। हुँ, हाँ, और उससे आपको कई सिस्टम, कुछ कुछ सिस्टम एयरक्राफ्ट के होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वो आपको हाइड्रोलिक पावर देने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देने लग जाएंगे। तो अगर आपका टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, टोटल हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, दोनों इंजन फेल हो गए, या एक इंजन फेल हो गया और उसके साथ साथ कुछ और एसोसिएटेड पंप्स वगैरह फेल हो गए, तो उस स्थिति में ये नीचे आ जाएगी। या आपके कुछ कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर दे देगी, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रेशर दे देगी। और ये सिंप्लीफाई करते हुए आपको ये मैंने आपको बताया है। लेकिन ये कहां से आई है बात? ये आई है सेम वीडियो से। अब सेम वीडियो से आप उसमें दूर कोई भी चीज आप देखेंगे, और उतनी ग्रेनी जो वीडियो है, उसमें एक ग्रेनी फिगर, उसको आप कह दें कि ये रैट नीचे आया है, रैम या टरबाइन नीचे आया, तो वो बहुत मुश्किल काम है। ये क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पीछे बिल्डिंग के पीछे कोई एंटेना हो सकता है, कोई भी चीज होती है, कोई बर्ड भी दूर हो सकती है। आपको लगेगा नीचे एक ब्लैक कलर की चीज है, तो ये रैट नीचे आ गया है। या तो संभावना, और फिर उसकी संभावना इस समय टेक ऑफ के समय कि इतने सारे फेलियर हो जाएं तभी आएगी। तो वो एक बात नहीं बनती है। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टार्टल इफेक्ट। तो इसमें हमने जब गौर करेंगे, दोबारा वापस आते हैं वीडियो की तरफ और गौर करते हैं, देखते हैं कि लेट्स से कि 620 फीट पे गया था वो। उसके बाद आप देखिए कि एयरक्राफ्ट की वो नोज ऊपर हुँ, करते जा रहे हैं, कुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट उनको पता है कि अब नीचे सिंक कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसको जितना वो ऊंचा कर सकेंगे, क्योंकि जितनी वो नीचे ऊंची नोज करेंगे, उससे ज्यादा आपको आप यू वांट टू क्लाइंब अवे, आप जाना चाहते हैं। आप नीचे हुँ, नहीं जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप नोज को ऊपर ही करते हैं, तो ऊपर आप चले जाएं। तो ये एक तरह का कह लीजिए कि पावर ऑन एक स्टॉल था एयरक्राफ्ट का। जो स्टॉल का मतलब हो गया पत्थर की तरह एयरक्राफ्ट, हुँ, या कोई भी चीज नीचे आ जाए उसको स्टॉल कहते हैं। तो वो था कि मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ जो विंग के ऊपर जो लिफ्ट जनरेट हो रही होती है, वो कंप्लीट लॉस जब हो जाता है उसको स्टॉल कहते हैं। तो वो एक तरह से उसी स्थिति में जहाज था कि नोज ऊपर होती जा रही थी। क्लासिक एक अगर आप कहें, राइट। तो वो था, स्थिति थी कि नोज ऊपर जाती जा रही थी और लिफ्ट खत्म होती जा रही थी। हुँ,
तो 32 सेकंड का टाइम लोगों ने बताया है कि टेक ऑफ से लेकर और क्रैश तक 32 सेकंड बहुत कम होते हैं कि कंप्लीट सिचुएशन को समझ लिया जाए। ओके, जब तक आप इस बात पे गौर करते हैं कि ऐसी बात हुई है उसका, क्योंकि अगर आप याद रखिए कि अगर ये गलती ज्यादा हाइट पे होती, ओके, आप लेट्स से 2-3 हजार फुट पे होते, आप इससे रिकवर कर सकते हैं। ओके, आप समझ जाएंगे कि क्या गलती हुई है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि भाई लैंडिंग गियर अभी भी नीचे है, तो उससे आप कहेंगे फटाफट कि लैंडिंग गियर ऊपर करो, अगर उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर या ऐसा कोई फेलियर नहीं हुआ है जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया लैंडिंग गियर को। ओके, तो क्योंकि एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स भी कई बार माल फंक्शन कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर आपको ये भी बता सकते हैं कि आपका एयरक्राफ्ट अभी भी ग्राउंड पे है, ओके, और जबकि आप हवा में हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर समझ रहा है कि आप ग्राउंड पे हैं जबकि आप हवा में हैं, तो आपको वो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं करने देगा। तो अच्छा, ये हाँ, तो ये बहुत काफी नो ओवरराइड तो दैट कॉम्प्लिकेट, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे हैं, किसी ने लैंडिंग गियर का लीवर ऊपर कर दिया तो एयरक्राफ्ट वहीं कोलैप्स नहीं, कर बट जाएगा। उसके अंदर कोई ओवरराइड नहीं होता कि व्हेन यू कैन ओवरराइड हाँ, दैट सिस्टम थिंग? ओवरराइड कर सकते हैं आप, लेकिन आप टाइम देखिए 32 सेकेंड्स। या आई एम जस्ट जनरली आस्किंग, ये या इंसिडेंट में या तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। या सो ओवरराइड के सिस्टम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन और ये मैंने आपको जस्ट ऐसी बताया है। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अंडरस्टैंड हो सकता है ऐसा सिचुएशन। कुछ भी काल्पनिक बात बताई आपको मैंने। तो ये स्थिति थी इसमें, और बहुत ज्यादा हैवी एयरक्राफ्ट था, अराउंड 227 टन्स का एयरक्राफ्ट था, 100 टन्स के आसपास उसमें फ्यूल था। तो इट इज लाइक, मतलब बॉम्ब, टिकिंग बॉम्ब था। वो कहीं पे भी जाके इम्पैक्ट करेगा तो उसी तरह का एक्सप्लोजन आप देखेंगे जो आपने देखा है। तो ब्लैक बॉक्स हमें मिल गया है, और ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज एनक्लोज, बिल्कुल बंद होता है, तो आपको कुछ पता नहीं है, यू आर इन डार्क बेसिकली, कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। बट उसके अंदर दो तरह के, तो इसीलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। बेसिकली इट इज, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। बट उसमें दो होते हैं सिस्टम, एक होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, डीएफडीआर, और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर। तो ये दोनों मिल गए हैं। सीवीआर से आपको पता लग जाएगा कि थ्रू आउट पायलट्स जो थे अपनी क्या बातचीत कर रहे थे, और डीएफडीआर से पता लग जाएगा कि एयरक्राफ्ट ने कहां कहां क्या क्या चीजें की, किस इक्विपमेंट ने कहां क्या हरकत की, एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स क्या थे, कोई फॉल्ट था कि नहीं था, लैंडिंग गियर क्यों अप नहीं हुए, फ्लैप्स अप हो गए पहले कि नहीं किए, इंजन फेलियर हुआ कि नहीं हुआ, एयरक्राफ्ट का इवन पूरा आप वो वीडियो भी बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट एज वेल एज ऑब्जर्विंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम आउटसाइड, ये भी आप उसको जनरेट कर सकते हैं। इतने ज्यादा आजकल कंप्यूटर्स एडवांस हो गए हैं। तो ये जब तक नहीं आ सकता, मेरे ख्याल से किसी को भी ब्लेम करने की, किसी को भी एक स्पेकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वी आर लुकिंग कि भाई क्लैरिटी आ जाए, यस एवरीबडी इज कंसर्न, क्लैरिटी आ जाए, पता लग जाए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं जो, जैसे बोइंग के जो विसल ब्लोअर्स हैं, जिनको बिल्कुल चुपचाप कर दिया गया, शांत कर दिया गया। एक वहाँ की क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हैं सिंथिया किचन्स, उन्होंने बहुत बार रेस किया था ये कि इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं बोइंग में, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो है इतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन बाय द वे दिस एयरक्राफ्ट इज अ टॉप नॉच एयरक्राफ्ट। इट इज, मतलब समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है इन द वर्ल्ड टुडे, जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में आते हैं। इससे बढ़िया एयरक्राफ्ट अभी कम ही है ऐसे। ओके, तो ये टॉप ऑफ नॉच ये एयरक्राफ्ट है, तो उसमें पूरा विश्वास रखिए आप। ये 2014 में आया था, तो जस्ट 11 साल पुराना है, और ज्यादा पुराना भी नहीं है।
और इसके पहले 6 डिलीवरीज ली थी 2012-13 के बीच में एयर इंडिया ने। से सारे ड्रीम लाइनर्स थे 787s। तो एयर जो ट्रैवल है, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रैवल है। आप देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स भी ले लेंगे तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट ट्रैवल इज एयर ट्रैवल ओनली, ना कि रोड या रेल या कोई और मीडियम। तो दैट इज व्हाट आई वुड से। अगर कुछ और आप ऐड करना चाहें इसमें तो। ऐड तो नहीं सर, एक आधा छोटा सा सवाल था मेरा विद रिगार्ड्स हाँ टू जी। जस्ट मल्टीपल फेलियर। आपने बोला मल्टीपल फेलियर इज फेटल। आई मीन इवन इन ह्यूमन बीइंग्स हमने देखा है, बोलते हैं ना मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया तो देयर इज नो वे यू कैन रिकवर आउट ऑफ इट। सो दैट्स यस। वन थिंग सर। यू नो दी आप बोल रहे थे द कंप्यूटर हैज एन ओवरराइड एंड द कंप्यूटर हैज द यू नो बिकॉज आजकल सब कुछ फ्लाई बाय वायर होता है, सो इवन इफ द पायलट मेक्स अ सर्टेन मिस्टेक द कंप्यूटर विल नॉट लेट इट हैपन। नाउ इन द फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन का जो गेम होता है यस। उसके अंदर लेट्स से द फ्लैप्स हैव बीन पुट अप इंस्टेड ऑफ द गियर, विल द कंप्यूटर या नॉट शो एन ओवरराइड? तो हाँ, नहीं, इसमें ये कुछ आपको चीजें कंप्यूटर ने आपके हाथ में रखी हुई हैं एज अ पायलट, अच्छा। क्योंकि कब उसको आपने ऊपर करना है, कब नीचे करना है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पे। ओके। हुँ, तो ये दो चीजें आपके हाथ में हैं कि आपने उनको कब रेस करना है। हालांकि इसके भी ऊपर भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि आप उसको कब ऊपर करेंगे, कब नीचे करेंगे, लेकिन उसमें लीवे होता है कि आपने ये नहीं कि एकदम से कंपनी वाला नहीं, आप 50 फुट पे उसको ऊपर कर ही देंगे। हो सकता है सिचुएशन कुछ अलग हो। ओके। या हो सकता है आपका इंजन फेलियर हो जाए तो आप इमीडिएटली उसको ऊपर कर देंगे सो दैट ड्रैग खत्म हो जाए और लैंडिंग गियर को आप ऊपर कर देंगे। तो जबकि जो फ्लैप्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाइट पे ले आके, अगर आपका दोनों इंजन चल रहे हैं तो एक कम हाइट पे उसको आप फ्लैप्स को निकालेंगे क्योंकि आप एक्सलेट कर चुके हैं और अच्छे से जा रहे हैं। और अगर आप का एक इंजन फेल हो गया है तो आप बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं, तब जाके आप उस जो फ्लैप्स को हैं उनको रिट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप यू वांट टू बी सेफ इन सेफ एनवायरनमेंट। और हुँ, जितनी ज्यादा आपकी हाइट होगी उतना ज्यादा सेफ होंगे। और फिर आप वहां पे जाके एक्सेलरेट करते हैं और चीजें करते हैं। तो इसमें जो मेन इश्यू यही लग रहा है कि लैंडिंग गियर क्यों डाउन था। ओके। या तो ये सबसे बड़ा इशू है और इसको कंप्यूटर नहीं रोकता है। लैंडिंग गियर और फ्लैप्स जो है वो पायलट के हाथ में ही होता है, क्योंकि ये क्रूशियल चीज है और उसको आपके हाथ में। तो एक एक ही मैंने आपको बताई चीज कि भाई अगर कंप्यूटर में ऐसा कुछ ग्लिच आ गया है कि वो सोचने लग जाए कि आप जमीन पे हैं, लैंड पे ही हैं, तब आपको वो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं ले जाने देगा। लेकिन उसके भी तरीके हैं। तो इस तरह से लिफ्ट नहीं खत्म होनी चाहिए थी अनटिल अनलेस की, वही मैं बता रहा कि मल्टीपल फेलियर हो गए कि भाई आपका इंजन भी उसी समय फेल हो गया, लैंडिंग गियर भी नीचे लटक रहा है और यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अदरवाइज एक इंजन पे एयरक्राफ्ट, मैंने आपको बताया कि रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। मतलब टेक ऑफ मतलब एक स्पीड के बाद, अगर एक स्पीड से पहले अगर आपका इंजन फेलियर हो गया तो आप यू सपोज टू कि आप उस को रिजेक्ट कर दें, उसको स्टॉप कर दें एयरक्राफ्ट को रनवे पे ही। लेकिन एक सर्टेन स्पीड के बाद आप सिंगल इंजन पे ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा सकते हैं और उसके बाद सर्किट लैंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। आप आके उसको कहीं पे भी ले सकते हैं, दूसरे शहर भी चले जा सकते हैं। इतनी उसमें पावर है, उतना उसमें दम है। और साथ ही जो सिस्टम्स हैं सारे, वो सारे काम कर रहे होते हैं। तो आप लैंडिंग गियर भी ऊपर कर लेंगे, आप फ्लैप्स भी ऊपर कर लेंगे, क्लीन कॉन्फ़िगरेशन चले जाएंगे आप। तो काफी कुछ आपके पास है, आपके पास सिस्टम में। so and one छोटा सा और क्वेश्चन इज अबाउट यू नो लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट द फैक्टर कि भाई इसका यू नो द रनवेज इटसेल्फ एंड दिस इज समथिंग अ पॉइंट दैट आई हैड ब्रॉट अप कि भाई रनवे के आसपास चीजें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली वो जो फनल होता है सामने, फनल होता है पीछे, you know, even if there is a bad accident, at least people यस। on the ground won't get killed. और वो एक सो डेढ़ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी उसका, आई डोंट नो व्हाट द स्टैंडर्ड इज सर, मेरे को नहीं पता, बट व्हेन आई लुक एट द हाँ, गूगल मैप ऑफ दिस रनवे, आई मीन रनवे के 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर हाँ, भरमार पॉपुलेशन है।
आप मुंबई ले लीजिए, मुंबई में हाँ, तो so that जो जिस रनवे पे हम लैंड करते हैं उसके साथ ही वो झोपड़पट्टी शुरू हो जाती है और पूरी आबादी है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो रनवे की लेंथ उन्होंने कम कर रखी है, आपको आगे जाके लैंड करना पड़ता है। तो यस, ये समस्याएं तो हैं एंड अदरवाइज थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको मिलता है कुछ उसको कहते हैं क्लियर वे और ये सब तो yeah, आपके हाँ, तो ये सब एरियाज होते हैं वहां पे जो कि क्लियर होने चाहिए पॉपुलेशन से, उसमें ऑब्स्टिकल नहीं होने चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। तो उसका हर एक का पैरामीटर है और वो सब चीजें हैं। यस। yeah. So that's the only point that I mean, as a layman, when I look at it, I'm like, यार या अब वो गिरना था जिसको गिरा है, बट वो नीचे बेचारे जो गए उनका तो एटलीस्ट या या something, if that those rules can be या streamlined within the country, I feel एक और भी आ रहा था, एक और एंगल भी आ रहा था कि सैबोटाज हो सकता है या कुछ। तो I, हाँ, एयरक्राफ्ट की एयरफील्ड की सिक्योरिटी इंडिया में तो बहुत ज्यादा टाइट है। तो हर एक चीज सेट है कि बाउंड्री वॉल इतनी हाई होगी उसकी, उसके ऊपर बार्ब वायर होगी, वो ऐसी होगी, वो डबल बार्ब वायर होगी, तो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होगी। फिर हर जगह जो है आपके CISF के जवान होते हैं, वो अपने एक टावर उनके बने होते हैं, उसमें वो खड़े होते हैं, तैनात होते हैं, वो चेकिंग कर रहे होते हैं। एयरफील्ड के अंदर तो जंप करके अंदर जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर नॉर्मल रूट से घुसेंगे आप तो भी आपको कम से कम 4 या 5 बार आपका, अगर आप लेट्स से काम भी करते हैं वहां पे, 4 से 5 बार आपकी चेकिंग होगी, तब जाके आप एयरक्राफ्ट के आसपास पहुंच पाएंगे। तो वहां पे फिर एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी होती है, वहां पे भी जो एप्रन होता है वहां पे भी CISF के जवान तैनात होते हैं और नजर रख रहे होते हैं। तो सैबोटाज की जो चीज है वो बहुत मुश्किल है, कम है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं नहीं कहा करा जा जा सकता है। तो ये जब DFDR और ये वॉइस रिकॉर्डर वगैरह सब डाउनलोड हो चुके होंगे, अभी वो एनालिसिस शुरू हो जाएगा उसका, उसके बाद काफी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि इसमें इस समय आप देख लीजिए कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी इन्वॉल्व हैं। तो एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना थी ये। तो इसका क्लैरिटी पूरा देश चाहता है कि हुआ क्या था इसमें। Yeah, that's there's no question, and um, it- कुछ ना कुछ जब भी निकलेगा, at least we'll get some closure या on this या incident, whatever's या happened, and whatever action needs to be taken उसके बाद जो भी होता है उसको सीधा करना पड़ेगा, या there's no सो question about हाँ, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, जो भी जिसमें भी जहाँ पे भी ये गलती है या मिस्टेक है। यस। it. So, thank you so much, sir, for the time, and आपने समझाया ये, it is always you know uh, good to hear it from a pilot, because aviation accidents will keep on happening, mistakes happen, various या things happen, and even if it's a system, sometimes it just doesn't work. दैट्स होता है इट। ना, कंप्यूटर चलते-चलते दैट्स बंद हो दैट्स जाता है, राइट। या लाइट या चलते-चलते बंद हो जाती है, आई मीन दैट इज राइट। हर एक का एक लाइफ साइकिल होता है। या pardon the French, but shit happens. In those simple words. But sad incident, and I hope the इट families इज and इट the इज इट इज people. वेरी सैड। अभी तक आई हैव नॉट गॉटन ओवर इट। ओके, आई हैव नॉट गॉटन ओवर Yeah, इट। I know. I've या been watching those videos. It just it glares you from the inside. अंदर से जला देता है आपको कि, या and this has been public, sir. पहले जो crashes हुए हैं ना, it's not been this public, right? So India is या बिकॉज़ probably हाँ, अभी seeing something like that for the एवरीबॉडी इज first. कनेक्टेड। मेन थिंग इज कि पहले क्या होता था कि आपको जब तक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी, आप उसको पढ़ेंगे, एक कॉलम होएगा, उसमें 5 लाइनें होंगी। इवन द जो जर्नलिस्ट होते थे उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अभी उसमें एक अवेयरनेस फोटो इतनी होगी, बढ़ गई है। एक फोटो होगी सर। आजकल जब वीडियोस देखते हैं ना, हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ द या वीडियोस आर मच हार्डर, इट या काइंड ऑफ सो हिट्स हर यू एक के वेरी। पास कैमरा है आजकल, हर एक के पास मोबाइल है, तो हर एक आदमी वीडियो बना रहा है। तो अदरवाइज़ ये इस तरह की वीडियोज़ भी पहले नहीं होती थी। एक आध केवल क्रैश की फोटो होती थी। सो दोज़ आर The द impact is much harder. Yeah. दैट इज As I said, sir, thank you so much to the audience. Please like the video, subscribe, and of course, leave your comments. And if you can, do contribute using the QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats. We shall come back with, sir, once again, another subject. Tab tak, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, थैंक sir. यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।